बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कामयाबी के गुर इमरान यूसुफ के साथ। आपने हमारे प्रोग्राम देखे जिसमें हमने या तो कामयाब लोगों की बात की और या फिर कामयाब लोगों से मिले और यहाँ ऐसे लोगों से मिले जिन्होंने हमें कामयाबी के गुर बताए। आज हम एक फ़ैमिली से मिल रहे हैं कि जो माशाल्लाह कामयाब फ़ैमिली है। मियाँ बीवी कामयाब हैं और बच्चे कामयाब हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि एक फ़ैमिली जो है वो मिलती है, बनती है मियाँ बीवी से और बच्चों से। और अगर ये सारे कामयाब हों और सारे ही ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कर रहे हो और सोसाइटी में सर्व कर रहे हो तो कमाल ही बात हो जाती है। तो आज हमारे साथ एक खूबसूरत जो फ़ैमिली है वो है जनाब मोहसिन नवाज़ साहब की फ़ैमिली। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप सब खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। मैं ये सोच रहा था कि आपके प्रोग्राम का नाम कामयाबी के गुड़ की बजाय अगर कामयाबी के गुड़ भी हों तब भी ठीक है जी क्योंकि आप इतना मीठा बोलते हैं। जी बहुत नवाजिश ही, और ये हमने बिल्कुल आप ही से सीखा है। और ब्रॉड बोलना और बात करना ये माशाल्लाह सर मोहसिन नवाज़ का खासा है और बहुत से लोगों ने इनसे सीखा है। और जो सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है सीखा है माशाल्लाह इनके बच्चों ने, कि ना सिर्फ ये माशाल्लाह कामयाब अच्छी मैरिटल लाइफ गुजार रहे हैं बल्कि इनके जो बच्चे भी हैं वो भी माशाल्लाह बहुत कामयाब हैं। और जैसे कि अली अहमद अवान माशाल्लाह पाकिस्तान के टॉप 20 यूट्यूबर्स जो है जो उनको सबसे ज़्यादा देखा जाता है, और सलमान अहमद अवान वो भी। और ये माशाल्लाह एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और माशाल्लाह दोनों मियाँ बीवी जो हैं वो एक अरसे से एक रेडियो का प्रोग्राम कर रहे हैं हर इतवार को। सर मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि माशाल्लाह जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि माशाल्लाह बहुत अच्छी ज़िंदगी और बड़ी कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। प्रोफेशनल लाइफ के आपके अलावा आपकी जो घरेलू ज़िंदगी है उसका जो पॉइंट बुनियादी कुलिया है वो आप नाज़रीन से हमारे जो है ना वो शेयर कीजिए। अच्छा, जो बुनियादी एक नुक्ता याद रखने का है वो ये है कि हर रोज़ को यौम मोहब्बत बना दें। हर रोज़ यौम मोहब्बत बनाकर आप अगर अपने दिन का आगाज़ करेंगे तो आप अपने हर रिश्ते के हवाले से, हर जेस्चर के हवाले से उसमें मोहब्बत शामिल करेंगे। और याद रखिए कि मोहब्बत इज़्ज़त के बग़ैर अधूरी है। वाह वाह। तो मोहब्बत और इज़्ज़त को इकट्ठा फिर आपस में इंटरकनेक्टेड ही जाना जाए। जैसे कि अगर मैं ये बात करूं कि मेरा और मेरी वाइफ का जो एक रिश्ता अज़दवाज है इसमें हम आज भी, जबकि हमारी शादी को तकरीबन कोई 21.5 साल के करीब जो है वो हो चुके हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें एक रिश्ते में ताज़गी और दिलचस्पी का जो अंसर है वो अपनी जगह पे बेहतरीन है। और मैं और ये अभी भी उसी अंदाज से एक दूसरे के रिश्ते को सेलिब्रेट करते हैं। उसमें शरारत भी है, उसमें मज़ा भी है, उसमें एक दूसरे के साथ भरपूर इजहार भी है, उसमें शिकायत भी है, ठीक उसमें इज़्ज़त भी है और उसमें बहुत ढेर सारा प्यार भी है। तो ये सब कुछ जब हम शामिल करते हैं एक रिश्ते के अंदर तो ये उसके इंग्रेडिएंट्स हैं। और मोहब्बत की ख़ास बात ये भी याद रखिएगा कि इजहार मांगती है। अगर मैं आज की गुफ्तगू सुनने वाले, देखने वाले जो नाज़रीन हैं उनको इंग्रेडिएंट्स बताऊं जिसके इर्द गिर्द हमारी गुफ्तगू का मरकज़ व महवर जो नुकात हैं वो ये है कि रिश्ता इज़्दवाज हो या फैमिली में आपका बच्चों के साथ या बच्चों का आपस में, तो एक बुनियादी नुक्ता उसमें मोहब्बत को याद रखने का है। मोहब्बत और इज़्ज़त के साथ अगर आप उस रिश्ते को मेंटेन करते हैं तो फिर एक बेहतरीन सुकून बनता है उस फैमिली का। बहुत खूबसूरत बात की जी। मोहब्बत और इज़्ज़त, एहतराम ये ऐसी इंग्रेडिएंट्स है कि जिसके ज़रिए से एक हम अच्छी कामयाब ज़िंदगी जो है वो गुजार सकते हैं। तो सर आजकल जो सोसाइटी में हम देखते हैं कि मियाँ बीवी में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट और बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ बहुत सी बर्दाश्त नहीं रही, तो इसका भी कोई ऐसा है कि कुलिया को ऐसी चीज़ के वो तो जो आपने बता दिया, लेकिन इसके बावजूद जो है ना इख्तलाफात बहुत हो जाते हैं और जो अदम बर्दाश्त का एक रवैया हमारे यहाँ जन्म ले रहा है उसका असर कोई हल बताइए। अच्छा, ये याद रखना पड़ेगा कि अदम बर्दाश्त के पीछे क्या है। अदम बर्दाश्त के पीछे कई दफ़ा वो ताने होते हैं जो एक दूसरे को दिए होते हैं, कई दफ़ा वो तनकीद होती है जो दूसरों के सामने की होती है, कई दफ़ा वो नुक्ताचीनी होती है जो बेमानी होती है। तो ये जब भी कोई अदम बर्दाश्त का रवैया, गुस्से का कोई इजहार होता है, कोई नापसंदीदगी का जेस्चर सामने आता है तो उससे पीछे के एपिसोड्स को बैनुस्सतूर क्या है उसको देखना होगा। तो दरअसल गुस्सा जो है वो एक स्ट्रेस का इजहार होता है। वो उस वक्त जब गुस्से का कोई इजहार करता है तो एक्चुअली वो उस वक्त की सिचुएशन नहीं होती, वो उससे पहले उसकी कोई सिचुएशन बनी होती है। लिहाजा रिश्तों में, ख़ास तौर पे मियाँ बीवी के रिश्ते में मैं इस पे ज़ोर देना चाहूँगा कि एक दूसरे को
ताने मत दें. कई दफ़ा बात उस सिचुएशन की हो रही होती है और हम पीछे पेरेंट्स पे पहुंच जाते हैं. सही. बीवी मियाँ को या मियाँ बीवी के घर वालों पर तनकीद करना शुरू कर देते हैं. सही. कई दफ़ा वो एक दूसरे को इस्लाह के अमल से गुजार रहे होते हैं तो मियाँ बीवी को ये कहता है कि तुम्हारा बाप भी तो रिश्वत लेता था. सही. अब बात कोई और हो रही है. जी बिल्कुल. या बीवी जो है वो मियाँ के पीछे यानी पहुंच जाना, ये जो चीज़ है ये काफ़ी हर्ट करती है. सही. अच्छा, इसी तरह से फिर इस चीज़ को भी याद रखना कि जो इजहार मोहब्बत है वो भी बड़ा ज़रूरी है. मसलन मैं समझता हूँ कि ये इजहार मोहब्बत सिर्फ कोई शादी से पहले करने वाला काम नहीं है, ये शादी के बाद इसकी ज़्यादा ज़रूरत है. लव यू का मैसेज अगर कोई मियाँ अपनी बीवी को रूटीन में 14 फ़रवरी के अलावा किसी भी दिन अचानक से करता है तो वो जो खुशी की डोज है ना वो बड़ी अनमोल है. ज़बरदस्त है. ठीक. बिल्कुल जी, बहुत खूबसूरत बात की है. और मैं एक मॉर्निंग शो में देख रहा था तो उसमें सर्वे किया गया कि गजरे जो हैं वो इशारे पे जब रुकते हैं तो कितनी परसेंट वाइफ हैं जिनको वो ज़रूरत होती है, वो उनकी ख्वाहिश होती है, तो वो रिज़ल्ट आए 100%. तो ये मैं भी अब मॉर्निंग में अपनी वाइफ के साथ हूँ तो कहते हैं मेरी भी ख्वाहिश होती है. तो मेरा तो दिल चाहता है कि कोई गजरों की दुकान ही तो हम जो है ना बात करेंगे, गजरे की बात हुई और ख़वातीन के जो है एहसासात की बात हुई, तो हम भाभी से बात करेंगे कि आप माशाल्लाह एक कामयाब वाइफ हैं, एक अच्छी और एक कामयाब माँ हैं. इसका सबूत ये है कि अब बच्चे माशाल्लाह दोनों जो है ना वो एक बड़ी अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं और अभी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आने से पहले ही माशाल्लाह वो सक्सेसफुल हैं. तो आपके पास क्या ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं कि एक तो अपने पूरी फैमिली को और इंडिविजुअली अपने हस्बैंड को इतना अच्छा रखा हुआ और वेल ड्रेस्ड माशाल्लाह हमेशा रहते हैं और खुश रहते हैं, और मियाँ के खुश रहने में ज़ाहिर है कि बीवी का बहुत हाथ है और बच्चों की परवरिश के हवाले से भी. तो ये इस हवाले से आपने कैसे, आपके पास क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जी? एक्चुअली यही है कि हमें रिस्पेक्ट देनी है और अटैच रहना एक दूसरे के साथ, उसकी फीलिंग्स के साथ, और बिल्कुल हाइड नहीं करना कुछ भी एक दूसरे से. और ये जो शक का बीज है ना ये नहीं उगाना घर में. तो हमारी कोई भी बात होती है हम एक दूसरे से जब तक ना कर ले हमें सुकून ही नहीं मिलता. सही. तो ये जो है ना ये चीज़ें रिश्ते को बहुत स्ट्रॉन्ग करती हैं. अभी ये मैसेजेस की बात हो रही थी तो हम अपनी चैट लॉग जो है अगर व्हाट्सएप की चेक करें ना तो हमने इधर उधर तो बहुत फॉरवर्डिंग मैसेज भी किया होता है, लेकिन अपने हस्बैंड को ख़वातीन उस लिस्ट में नहीं रखती हैं. वो नहीं करती कि ये तो घर की बात है. तो वो जो है ना चैट उनसे भी होनी चाहिए. बस उस लिस्ट में रखती हैं जो लिस्ट उनको दे देते हैं कि ये राशन लिस्ट में वो लिस्ट होती है. ठीक. सही. तो वो है कि हम तो उन्हें फॉरवर्डिंग मैसेज भी नहीं करते कि क्या उसने भी तो नहीं किया. तो ये दोनों तरफ से है कि उस लिस्ट में भी होना चाहिए, केयर होनी चाहिए, एतमाद होना चाहिए, एतबार होना चाहिए. और बहुत अटैचमेंट रही है हमारी आपस में सबकी. बचपन से ही बच्चे बहुत अटैच रहे हैं हमारे साथ. ये नहीं है कि हम अपने कामों में मसरूफ़ हैं, बच्चों का हमें पता ही नहीं है कि क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे. मतलब एक ही रूम में बचपन से ही बच्चे मेरे साथ, जहाँ हम बैठे हैं, बस स्कूल से आया और हम बैठे हैं आपस में. ये नहीं है कि अलग अलग रूम्स में बैठ गए हैं. अभी भी बड़े हो गए हैं तो बल्कि अब हम ज़्यादा अटैच इनके साथ हो गए हैं कि इकट्ठे रहना. जैसे कि मोहसिन का ऑफिस से आने के बाद का सारा टाइम बच्चों के साथ बातें करते हुए और बच्चों के साथ ही गुजरता है. हम लोग की आपस में बॉन्डिंग बहुत अच्छी है. वो कहते हैं ना कम्युनिकेशन गैप पेरेंट्स में होता है, वो हमने नहीं आने दिया. यही कामयाबी का. इधर उधर तो गैप इनके बहुत से होंगे लेकिन हमारा आपस में गैप जो है ना वो कभी भी नहीं हो. बिल्कुल, ये एक बड़ी वजह है माशाल्लाह जो बच्चे इतने कामयाब हैं. ये पेरेंट्स के लिए भी एक मैसेज है कि जो बॉन्डिंग है ये बहुत ज़रूरी है. बच्चों के साथ जो कम्युनिकेशन गैप है तो ये ना आने की वजह, उसकी वजह से क्या रिज़ल्ट्स मिलते हैं, और अगर कम्युनिकेशन गैप आ जाए तो क्या दोनों तरफ से रिज़ल्ट होते हैं. तो हम इस हवाले से जो कामयाब बच्चे और माशाल्लाह के यूट्यूब के वाले से और ऐसे जिसको बहुत से लोग फॉलो करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, अली अहमद अवान से हम बात करेंगे कि जो आपकी मदर ने बात की कि कम्युनिकेशन गैप नहीं आया और बहुत ज़्यादा आपकी बातचीत आप करते हैं. तो ये जो आपकी कामयाबी है इसमें कितना रोल इस बातचीत का है? यहाँ बाकी आपके असातिज़ा भी होंगे तो इसको आप कितना % देते हैं? थैंक यू इमरान भाई फॉर हैविंग मी. आज सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे माँ बाप मेरी इंस्पिरेशन और बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है. मैंने सारा कुछ इन्हीं से सीखा है. अगर मैं बात करूँ अपने फादर की तो मेरे फादर ने मुझे गाइड किया कि मैं कैसे कैमरा को फेस कर सकता हूँ. कैमरा शाइनेस मेरे में बहुत ज़्यादा थी. पर्सनल ग्रोथ के हवाले से उन्होंने मुझे गाइड किया. और मेरी मदर को शायद अभी याद भी ना हो कि एक ऐसा टाइम भी था कि जब मैं काफ़ी लीडर्स से ना इंस्पायर्ड था. वो इतना ज़्यादा इंस्पायर्ड था कि मैं अपनी सेल्फ ब्रांडिंग नहीं करता था.
میں اپنے آپ کو پروموٹ نہیں کرتا تھا. تو میری امی نے کہا کہ کیوں تم اپنے آپ کو پروموٹ نہیں کرتے, تو میں تو اپنے آپ کو بھی پروموٹ کرنا چاہیے. تو اس کے بعد میرے مائنڈ میں تھاٹ آئی کہ ہاں مجھے تو خود بھی لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل بننا ہے, اور میں اب یہ کوشش کرتا ہوں کہ میں چھوٹی چھوٹے کلپس ریکارڈ کر کے اپلوڈ کرتا ہوں. اس میں میرے پیرنٹس کا کافی ہاتھ ہے. میرے سے زیادہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ میری کس ویڈیو کے کتنے ویوز ہیں, کتنے سبسکرائبرز ہو گئے ہیں میری یوٹیوب چینل کے, کیونکہ ماں باپ کو زیادہ خوشی ہوتی ہے آپ کے اچیومنٹس کی. بالکل. اور میں بس یہی کوشش کرتا رہتا ہوں کہ جو میرے ماں باپ کے خواب ہیں انہیں میں پورا کروں. اور ہماری ڈسکشن تو ہوتی رہتی ہے ہر روز, کیونکہ میرے فادر کا ٹائمنگز سیم ہے 11 to 7, تو گھر آ کے تو وہی ساری آفس کی روٹین ڈسکس ہوتی ہے, اور کچھ ایسی چیزیں جو کہ انہوں نے نہیں سیکھی ہوتی ہیں دن میں, وہ ہمارے ساتھ وہ ڈسکس کرتے ہیں. اسی طرح میری مدر ہیں, میری مدر بھی مجھے گائیڈ کرتی رہتی ہیں کہ جی آپ اس طرح بھی ویڈیو بنا سکتے ہیں اور اس ٹاپک پہ بھی ویڈیو بنائی جا سکتی ہے. تو بڑا اچھا ٹائم گزرتا ہے. صحیح, زبردستی, ماشاء اللہ. اور ہمارے ساتھ جو ان کے دوسرے محسن نواز صاحب کے صاحبزادے ہیں وہ بھی کمال ہیں. میں نے ان کی ایک بچپن کی ویڈیو دیکھی, اس میں یہ بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ آپ کو کون سی بکس پڑھنی چاہیے, اور یہ بہت چھوٹے سے بچے تھے اس وقت, اور ماشاءاللہ ابھی بھی چھوٹے سے بچے ہیں, لیکن اس وقت بھی وہ بہت بڑے بڑے نام لے رہے تھے اور کامیاب لوگوں کی کتابوں کے ذکر کر رہے تھے کہ میں نے یہ کتابیں پڑھی ہیں اور اگر آپ بھی اس بکس کو پڑھیں گے تو کامیاب ہوں گے. تو سلمان احمد امان صاحب آپ بتائیے گا کہ کیا کتابوں کی رغبت جو ہے اس میں ظاہر ہے کہ آپ کی فیملی اور آپ کے بڑے بھائی اور پیرنٹس کا رول ہے, تو اس میں کیا اور بھی فیکٹرز ہیں کہ یہ گھر کا ماحول ہی آپ کو اس طرف لے کے آیا؟ اصل میں بچپن سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے گھر کا ماحول اس طرح کا تھا کہ جس طرح میرے فادر بلنگ میں کام کرتے ہیں, تو ڈاکٹر صداقت علی کی ہم نے ویڈیوز کو دیکھنا, ان کو سننا, پھر اس کے بعد ہم نے مختلف بکس کے ریویوز ان کو ہم نے سننا اکٹھے بیٹھ کے. اور اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ پھر اب جی پوچھتے تھے کہ اچھا اس میں وہ جو بات تھی وہ کیا تھی, تو اس میں پھر ہمیں یہ ہوتا تھا کہ ہمیں یہ پتہ ہوتا تھا کہ یار یہ ہم نے صرف یہ نہیں ہے کہ صرف کانوں سے گزارنا ہے اور صرف سننا ہے, بلکہ اس کو ہم نے اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں امپلیمنٹ کرنا ہے, اور اس کو ہم نے یاد رکھنا ہے کہ ہم نے اس وقت کیا سنا ہے. ورنہ اکثر تو یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی اچھی بات بھی اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں یا پھر کوئی اچھی بات بھی آپ کر رہے ہوں, تو وہ بچہ صرف اس وقت تک یاد رکھتا ہے, اس کے بعد وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اب میں جاؤں, تو اس کے بعد جب وہ جاتا ہے تو پھر وہ اپنے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے. تو ہمارا بچپن سے یہ تھا کہ اپنے ٹائم کو پروڈکٹیو یوز کرنا اس کا, اور بچپن سے ماحول ایسا تھا گھر کا کہ اس میں ہماری جو باتیں ہوتی تھیں یا جو بکس ہوتی تھیں یا جو بھی ہم ویڈیوز دیکھتے تھے وہ اکٹھے دیکھتے تھے, اور اس میں لرننگ ہوتی تھی کوئی نہ کوئی شامل. تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ جو پیرنٹس ہیں وہ زیادہ تر اپنے بچوں کے ساتھ جو ٹائم سپینڈ کرتے ہیں وہ یہ کہ نوران کا خان چلے گئے, سوات چلے گئے, وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن اگر ہم وہ تو 1 سال بعد یا 6 مہینے بعد ایک دفعہ ہو سکتا ہے, لیکن اگر ہم روز کی بنیاد پر یا ہفتے میں 2-3 دن اس طرح کے نکالیں جس میں بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کچھ نیا سیکھیں اور خود بھی کچھ نیا سیکھیں اور بچوں کو بھی نیا سکھائیں, تو وہ بڑا امپیکٹ ڈالتا ہے بچوں کی تربیت کے اوپر, کہ جب وہ کچھ نیا سیکھتے ہیں اور والدین کے ساتھ سیکھتے ہیں تو پھر وہ ایک پیج پہ آ جاتے ہیں. وہ ان کو یہ یاد ہوتا ہے کہ پچھلے ہفتے ہم نے وہ جو بک پڑھی تھی نا وہ ہم نے اکٹھے پڑھی تھی اور اس میں یہ چیز تھی. تو یہ چیز بڑا اثر ڈالتی ہے بچوں کی تربیت کے اوپر, اور ایک ماں باپ کے ساتھ بچوں کا جو بانڈ ہوتا ہے وہ مزید مضبوط ہوتا ہے. اچھا, ہمارے آج کے جو بچے ہیں وہ تو کیونکہ اسکول کے بچے جو اسکول گوئنگ ہے کسی بھی لیول کے یا کالج گوئنگ ہے, وہ تو کتاب سے بالکل بھی اپنی جو بکس ہوتی ہیں ان سے بڑا برڈن کو فیل ہوتا ہے وہ, کیونکہ وہ کہتے ہیں جی کہ ہمیں تو وہ اپنی کتابوں سے انہیں سے فرصت نہیں ملتی اور وہ نہیں ہمیں سے ہوتا, تو کیسے, تو کیا ایسا ٹپس ہیں, کیا کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ کوئی ہیبٹ ڈیولپ کرنی ہو تو ہر شخص یہ جانتا ہے کہ ہم اس کو آہستہ آہستہ کر کے اس ہیبٹ کو بناتے ہیں. یا کوئی ہیبٹ ہم نے ختم کرنی ہو تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم اچانک سے اگلے دن کہیں کوئی سگریٹ پیتا تو اگلے دن کہیں میں نے آج سے سگریٹ نہیں پینا, تو وہ اس میں کامیاب نہیں ہوگا یقیناً. وہ کہے گا کہ میں اتنے دن سگریٹ نہیں پیوں گا, یا میں منڈے کے منڈے سگریٹ نہیں پیوں گا, میں اپنے گھر میں سگریٹ نہیں پیوں گا, میں 3 بجے سے لے کے 7 بجے تک سگریٹ نہیں پیوں گا. تو جب بچے بک نہیں پڑھتے یا پھر صرف اپنے سلیبس کی بکس پڑھتے ہیں تو یہ کہہ دینا کہ جی آج سے آپ نے ہر روز 2 کتابیں پڑھنی ہیں, تو بچے نہیں پڑھیں گے. ٹھیک, آپ نے ان کو یہ بتانا ہے کہ یوٹیوب کے اوپر ایسے بے شمار چینلز موجود ہیں جس میں بکس کا ریویوز ہوتا ہے, آڈیو بکس ہوتی ہیں, تو آپ وہاں سے سٹارٹ کریں. آپ مختلف ایسے چینلز ہیں جیسے سیکن ایک چینل ہے, پھر اس طرح کے جو چینلز ہیں وہاں سے آپ ان بکس کو سیکھیں. 10 منٹ کی ویڈیو ہے, 12 منٹ کی ویڈیو ہے, وہ سنیں, اور اس بک کا ایک جو ریویو ہے وہ آپ کو مل جائے گا. تو اس طرح ایسے ایسا جب کریں گے تو بچوں کو جب بک کے ریویوز کی عادت آئے گی تو پھر اس کے بعد وہ کہیں گے کہ چلو پوری بک پڑھ کے دیکھتے ہیں, تو پھر آہستہ آہستہ ان میں وہ ہیبٹ ڈیولپ ہو جائے گی. دیکھیے کتنی خوبصورت بات کی ہے کہ کتاب کی طرف اگر رغبت آپ کی ہے تو سوشل میڈیا تو ہر بندہ یوز کرتا ہے, تو سلمان صاحب نے کتنے اچھے انداز میں کہ سوشل میڈیا سے ہی آپ بک کی طرف کیسے کنورٹ ہو سکتے ہیں. سوشل میڈیا کی بات ہو رہی ہے تو ہمارے ساتھ جو علی احمد امان صاحب ہیں یہ ماشاءاللہ چھائے ہوئے ہیں. مینس کہ میں نے ان کی ایک پوسٹ دیکھی کہ جس میں یہ کتاب کا پوچھ رہے ہیں کہ آپ
कि पसंदीदा किताब कौन सी है। तो मैं कमेंट्स देख रहा था, सैकड़ों लोगों ने कमेंट्स किए हुए, माशाल्लाह लाखों लोग लाइक करते हैं। सर इसकी क्या वजह है? क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो यूट्यूब पे हैं, वो सोशल मीडिया पे फेसबुक यूज़ करते हैं, तो जो 10-5 लाइक से ज़्यादा नहीं होते, तो आप में ऐसा क्या है जो इतनी दुनिया पसंद करती है? स्पेशलिटी इसमें एक मेरी ये है कि मैं शॉर्ट वीडियोस क्रिएट करता हूँ, बाकी जितने भी लोग हैं वो बहुत लंबी वीडियोस क्रिएट करते हैं। तो मैंने बचपन से ही इस चीज़ के ऊपर एम्फोसाइज़ किया कि छोटा मैसेज होना चाहिए, 2-3 मिनट की वीडियो होनी चाहिए। अच्छा, जब मैं ये बनाता चला गया, पहले तो रिस्पॉन्स नहीं आता था, बट बनाते वो कहते हैं ना कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतने ज़्यादा आप उस चीज़ में बेहतर होते चले जाते हैं। मैं तो ये भी नहीं कहता कि आप मास्टर हो जाते हैं, क्योंकि कभी भी आप मास्टर नहीं होते, आप हमेशा सीखते चले जाते हैं। तो फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इन तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आपको एक्टिव रहना है। यानी एक्टिव रहने से मेरी क्या मुराद है? एक्टिव रहने से मुराद मेरी ये नहीं है कि आपने वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट करनी है, क्योंकि लाइकिंग का ताल्लुक़ नहीं है आपके ये पॉपुलैरिटी से। इसमें आपने एक्टिव रहने से मुराद आपकी ये है कि जो लोग आपकी फेसबुक पे अटैच्ड हैं आपके साथ, आपकी फ्रेंड लिस्ट में, आप उनके साथ इन टच रहें। यानी अगर वो कोई अपडेट करते हैं, कोई पिक्चर अपलोड कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर जाके एक छोटा सा कमेंट कर दें। वो 1-2 सेकंड लगेंगे, 3 सेकंड लग जाएंगे, बट ये कि एक अच्छा जेस्चर आप देख रहे हैं, तो इन रिटर्न वो भी आपको फिर पसंद करते हैं, वो भी आपके फीडबैक देते हैं। और ना सिर्फ मैं अच्छे कमेंट्स को प्रेफर करता हूँ, बल्कि मैं उन कमेंट्स का भी इंतज़ार कर रहा होता हूँ जो कि मुझे इंप्रूव कर रहे होते हैं। तो ये बड़ा अच्छा है कि आप सोशल मीडिया के ऊपर जब एक्टिव रहते हैं और अपनी डेली एक्टिविटीज़ जो है ना, डेली लाइफ की, वो जब आप शेयर करते रहते हैं, तो एक तो ये है कि आपको खुद भी एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलती है, सेल्फ फुलफिलमेंट का एहसास होता है। और दूसरा ये कि वहाँ पे आप बेशुमार लोगों को गाइड कर रहे होते हैं सोशल मीडिया की पावर के हवाले से। क्योंकि मैंने देखा पाकिस्तान में यहाँ पे यूज़ इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं है फेसबुक का। यहाँ पे अगर 2 सेलिब्रिटीज़ के आपस में शादी हो जाती है तो उनकी शादी को डिस्कस किया जाता है, अगर फिर उसके बाद डिवोर्स हो जाती है उनकी, तो उसको डिस्कस कर लिया जाता है। किसी एक लीडर ने अगर तकरीर कर दी है, उस तकरीर को सारा दिन डिस्कस किया जाएगा। ट्रेंड आप ट्विटर पे जाके देख लें, ट्विटर पे जो टॉप ट्रेंड्स हैं वो सारे आपको पॉलिटिक्स के नज़र आएंगे। वहाँ पे आपको कोई ऐसा ट्रेंड नहीं नज़र आएगा कि जिसमें कोई प्रोडक्टिव बात हो। अगर आप टॉप 10 गूगल सर्चेस देख लें इन पाकिस्तान, वहाँ पे आपको वो सारी मूवीज़ के हवाले से कि मूवी को कैसे हम फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। देखें, फ्री डाउनलोड, अगर आपने थोड़ा अपनी अर्निंग के ऊपर काम किया होता तो आप वो सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं और आपको फ्री डाउनलोड करने की ज़रूरत ना पड़ती। बहुत खूबसूरत बात है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कामयाबी के गुर इमरान यूसुफ के साथ, और आज हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत फैमिली है और बच्चों से भी बहुत अच्छी बात हुई, बड़ी प्रोडक्टिव उन्होंने हमें बातें बताई। तो हम इन बच्चों की माँ से पूछते हैं कि एक माँ को कैसा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी माँओं का वो सारा कुछ है, प्यार भी करती हैं, उनकी बातें भी मानती हैं, सख्ती भी करती, सारा कुछ। लेकिन आज के बच्चे जो हैं वो उनके माँओं का ये शिकायत है कि हमारी बात नहीं मानते, या वो और बहुत सी ऐसे मसाइल हैं। तो ऐसा क्या आप माँओं को पैगाम देगी कि बच्चे जो हैं वो बात भी माने और उनके साथ पेरेंट्स के साथ अटैचमेंट हो एज अ मदर? जब आप बच्चों को केयर देते हैं, बच्चों से मोहब्बत करते हैं ना, फिर आप उनको एहसास दिलाएं कि आप उनके लिए जो कुछ कर रहे हैं ना, तो वो भी आपको उतना पे तो करें ना, कि बच्चे भी आपकी उसी तरह रिस्पेक्ट करें, आपकी बात को माने। अगर आप एक ही उनकी अगर वो कहेंगे हमें ये चाहिए, आप फ़ौरन फ्राहम करते हैं, तो बच्चों को भी ये एहसास साथ साथ थोड़ा थोड़ा दिलाते जाएं कि उनकी भी कुछ ड्यूटी है, उन्होंने भी कुछ जो है पे बैक करना है। तो अक्सर तो हम वन साइडेड करते चले जाते हैं कि नहीं अभी तो ये छोटे हैं, अभी तो ये बच्चे हैं, अभी तो नहीं ये ऐसा कर सकते ना। लेकिन हम छोटे होते से छोटे छोटे काम जब उनको अपने साथ करवाने लग जाएंगे, वो उनसे कहने लग जाएंगे, जिम्मेदारियां देते जाएंगे, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको लगेगा कि नहीं ये तो हमारी जिम्मेदारियां भी हैं, सिर्फ हमने लेना ही नहीं है, हमने कुछ इनके लिए करना भी है। सही, हर रिलेशनशिप में होना चाहिए टू गिव इज टू रिसीव। सही, एक लेसन याद रखें। ओके, जितने भी व्यूअर्स में देख रहे हैं, टू गिव इज टू रिसीव, यानी जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं तो आप एक्सपेक्ट करें कि वो भी इन रिटर्न आपके लिए मिलेगा। वो बिल्कुल, वो नहीं कर रहा वो, तो देन ये आपके लिए एक इंडिकेशन है कि आपको उस रिलेशनशिप से थोड़ा सा दूर होने की जरूरत है। ठीक। और बच्चा जब माँ उन्हें कोई काम कहती है, अगर वो रिफ्यूज़ करता है तो वो कहती हैं ठीक है मैं खुद ही कर लेती हूँ, वो फिर खुद करने लगती है, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चे की हैबिट ख़त्म हो जाती है। फिर बड़े हो जाते तो हमारी ही कंप्लेंट्स होती हैं कि हमारा कहना नहीं मानते। बिल्कुल, तो हमने उनको ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी होती। किस एज से दी जानी चाहिए? मतलब आजकल का तो बच्चा इतना तेज है कि शुरू से उसकी एज लेवल 5 ईयर से स्टार्ट कर देंगे, छोटे छोटे कामों में आपका हेल्प करने लग जाए, तो ऐसा बच्चे तो आज के शार्प हैं, वो समझते हैं। और जिन्होंने नहीं करना तो आप उनको मोल्ड कर सकते हैं। बच्चा तो ऐसे ही है, जैसा आप उनसे बनाएंगे, जैसा आप उसको देखना चाहते हैं वैसा आप उसे बनाएं। तो ये बहुत ज़्यादा माँ को इस पे फोकस करना चाहिए कि बच्चों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देना शुरू कर दें।
اور بالکل پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے, جی کہ جی, یہ ہم بہت تو اہم کھانا ہے. پینا تو اچھا دے رہے ہیں نا, ہم ان کی فیس تو پے کر رہے ہیں نا, وہ یہی ڈیوٹیز اپنی سمجھتے ہیں. بالکل وہ یہ نہیں سمجھتی کہ آپ کی اٹیچمنٹ, آپ کا ایک حق, آپ کے لمس جو ہے وہ ان کو کتنی سیٹسفیکشن دیتا ہے کہ وہ ادھر ادھر پھر نہیں دیکھتے. تو وہ جب ہمیں اپنے گھر سے ہی وہ محبت نہیں ملتی نا, پھر ہم فرینڈس میں ڈھونڈتے ہیں, ہم دوسرے لوگوں میں ڈھونڈنے لگتے ہیں, تو پھر ہماری فیلنگز ان کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہو جاتی ہیں بجائے یہ کہ پیرنٹس کے سے وہ ساتھ دور ہو جاتے ہیں. صحیح. بہت بہت اہم بات اور بہت ضروری ہے ماؤں کے لیے, بہت یہ پیرنٹس کے لیے بلکہ بہت فادر بھی اور مدر کے لیے بہت زبردست پیغام ہے. تو محسن نواز صاحب سر, ہم آپ سے اب آخر میں جانیں گے, کوئی آپ پیغام دینا چاہیں فیملیز کے لیے, بچوں کے لیے, مدرس کے لیے, ٹیچرز کے لیے, کلیکٹیولی جو ہے نا سوسائٹی کے لیے آپ کا پیغام جو ہے وہ کیا ہے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے والدین بعض اوقات بچوں کو بہت زیادہ نواز دیتے ہیں اور یہ احساس دلاتے ہیں کہ میرا سب کچھ تمہارا ہی ہے, جس سے بچوں کو یہ ایک سوچ ڈیولپ ہوتی ہے کہ انہیں خود اپنے لیے کوئی ایفرٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان کے پیرنٹس کا جو سب کچھ ہے وہ انہی کا ہے. اس سے اسٹرگلنگ لائف کا ذائقہ وہ نہیں چکھ پاتے. سو بچوں کو جب آپ فیسلٹی دیں تو رسپانسبلٹی اور فیسلٹی دونوں کو, اگر ایک پلڑے میں ترازو کے ایک پلڑے میں فیسلٹی ڈال رہے ہیں تو دوسرے پلڑے میں رسپانسبلٹی. بہت اہم بات. جب آپ اس کا بیلنس رکھیں گے, جب آپ چھوٹے چھوٹے کام ان سے کروائیں گے, مثلا جب میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ جب یہ دونوں 18 ایئرس کے ہوئے تو آئی ڈی کارڈ کے فارم کے سبمٹ کروانے کے سارے پروسیس کو انہوں نے خود اپنے طور پہ میرے بچوں نے کیا. ٹھیک صحیح. اچھا, اس میں پوچھنے کرنے والا جو ان کا کام تھا وہ تو انہوں نے ہم سے باقی جگہوں سے انفارمیشن لی, لیکن وہ کام ان کے ہاتھوں ہوا. اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے کام, اگر آپ کسی کاؤنٹر پہ جائیں تو آگے بڑھ کے بچوں سے پیمنٹس دلوائیں, بچوں سے وہ پروسیس کروائیں, تو انہیں خریدنے کے ہنر اور گر بھی سمجھ میں آنے لگیں گے. اچھا, ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو ایک ہمارا سب کانشیس مائنڈ ہے وہ دراصل ایک ریکارڈر کی سی حیثیت رکھتا ہے, یعنی ایک ایسے ریکارڈر کی کہ جو ہر وقت ارد گرد غیر محسوس طریقے سے ہونے والی چیزوں کو ریکارڈ کر رہا ہے. رشتہ کوئی بھی ہو, میاں بیوی کا ہو, میاں بیوی اور بچوں کا آپس میں ہو, تو اس میں آپ جو کرتے ہیں وہ آپ کے کہنے سے زیادہ اثر رکھتا ہے. لہذا اچھی پریکٹسز کو, گڈ پریکٹسز کو اگر ہم روٹین میں رکھیں گے تو اس کے نتیجہ میں پھر آپ وہ سب کچھ کر بھی پائیں گے جو کہ آپ چاہتے ہیں. اگر ہم ویسا ماحول کریٹ کرنا چاہتے ہیں جیسا ہم سوچتے ہیں, جیسا ہم خواب دیکھتے ہیں, تو ویسا اگر ہم کرنا شروع کر دیں تو لامحالہ یہ چیز آٹومیٹک ایک میسج بن کے ارد گرد سراؤنڈنگز میں اسپریڈ ہونا شروع ہو جائے گی. بہت خوبصورت پیغام جی, اور بہت اچھی بات محسن نواز صاحب کی اور پوری فیملی کی, اور اسی پیغام کے ساتھ, اسی سوچ کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اور میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ پھر اسی پروگرام میں کامیابی کے گر میں حاضر ہوں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ, اور بہت بہت شکریہ محسن نواز صاحب آپ کا, اور میم جی آپ کا, اور آپ دونوں کا جی. کامیاب زندگی گزار رہے ہیں, اور میری دعائیں, میری بیسٹ ویل وشیز آپ کے لیے ہمیشہ رہیں گی جی. میں ایک خاص بات یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ جتنا زبردست کام کر رہے ہیں, میں آپ میرے بڑے پرانے اور عزیز دوستوں میں سے ہیں, اور آپ نے مائک کا, کیمرہ کا جو پازیٹیو استعمال کرنا شروع کیا تو ایک ٹرینڈ اس سے جو ہے وہ مزید اس کو ایک پش ملا کہ مائکروفون پر, کیمرہ پر ایسی باتیں ہونی چاہیے جس میں سیکرٹس آف سکسیس ہوں, لائف پرنسپلز ڈسکس کیے جائیں, کیونکہ ایسے ہی پروگراموں کو سکرین پر آنے اور زیادہ سے زیادہ نشر کیے جانے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ جی, اور آپ کی رہنمائی انشاءاللہ رہے گی. بہت بہت شکریہ ناظرین, آپ کے قیمتی وقت کا اور آراء کا جو ہے نا وہ ہم انتظار کریں گے. بہت شکریہ.